हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रलय सीरीज़ में पैटर्न 1 डीपीओ एंड 1D एरेज देख रहे हैं। अभी हमने इससे लास्ट वीडियो हमने देखा कि हम रिकर्जन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उससे पहले हमने एक प्रॉब्लम देखी थी, क्लाइंबिंग स्टेयर्स इफ़ जंप्स अलाउड ऑफ लेंथ 1 और 2। जो लीड कोड पे ओरिजिनल प्रॉब्लम अवेलेबल थी वो थी, या तो आप किसी भी आयत स्टेयर केस से 1 की जंप ले सकते हो या आप 2 की जंप ले सकते हो। तो यहाँ पे एक उसका स्लाइटली मॉडिफिकेशन और वेरिएशन कह सकते हो प्रॉब्लम का है कि अगर आप किसी आयत स्टेयर केस पे हो तो 1 2 3 4 5 एंड 6 लेंथ तक की आप जंप ले सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली सिमिलर है 1 और 2 जंप्स के, लेकिन बट मेरा यहाँ पे मोटिव कुछ और है आपको ये प्रॉब्लम करवाने का, कि ये प्रॉब्लम मैं आपको करवा क्यों रहा हूँ। राइट, तो एक बार देखते हैं ये क्यों करवा रहा हूँ। अच्छा, अगर हम पिछला कोड रिवाइज करें, रिकॉल करें हल्का सा, तो हमने क्या किया था। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आप 0 से 6 जाओ या 6 से 0 आओ, एक ही बात होने वाला है, काउंट नंबर ऑफ यूनिक वे सेम ही होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं 6 to 0 देखेंगे हम लोग। हम 0 to 6 नहीं जा रहे, हमने उधर देख लिया था, पर हम इधर 6 to 0 देखते हैं। तो ठीक, तो आप खड़े हो 6 पे खड़े हो, और अब आपको अलाउड कितने कितने जंप लेंथ अलाउड है, 1 की जंप, 2 की जंप, 3 की जंप, 4 की जंप, 5 की जंप एंड 6 लेंथ तक की जंप आपको मैक्सिमम अलाउड है। राइट, तो हमने पिछले प्रॉब्लम में क्या था, लास्ट प्रॉब्लम में या तो 1 की जंप ले सकते हो या आप 2 लेंथ की जंप ले सकते हो। राइट, तो आपने कोड क्या लिखा था, आपको अगर याद हो तो आपने कोड लिखा था, मैं एक सूडो कोड लिखता हूँ कि आपके पास फंक्शन था हेल्पर, उसमें आपने, अभी हम रिकर्सिव कोड की बात कर रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू n पास करी थी, और यहाँ पे आपने बेस केस लगाया था क्या, इफ़ अगर n इक्वल टू 0 हो जाए, यानी आप डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हो, तो आप क्या रिटर्न करते थे 1। अगर इफ़ n लेस देन 0 हो जाए तो आप क्या रिटर्न करते थे 0। राइट, अब ये रिटर्न करते थे। फिर आप उसके बाद क्या करते थे, 2 कॉल लगाते थे हेल्पर को, n-1 n-2। आपको याद होगा क्यों ये 2 कॉल लगाते थे। ठीक है, और फिर क्या करते थे, इन दोनों का सम कर देते थे। राइट, इसको हमने स्टोर करवा दिया था हमने J1 वेरिएबल में, और इसको हमने स्टोर करा दिया था J2 वेरिएबल में, और इसका सम करके क्या करते थे, J1 प्लस J2 एंड रिटर्न क्या कर देते थे फिर सम। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर जाके देख के आए, ताकि आपको ये समझ में आए कि आगे हम करने क्या वाले हैं। राइट, तो अब आप देखिए यहाँ पे ज़रा फोकस फरमाइए, अगर आप फोकस फरमाएंगे तो अब आप सोच के देखिए। अच्छा, पहले तो हम रिकर्जन देख ही लेते हैं, क्योंकि हम रिकर्जन कर रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप देख ही लेते हैं कि पहला स्टेप हमारा क्या था। पहला स्टेप हमारा क्या था, प्रॉब्लम से डिमांड क्या है। प्रॉब्लम से हमारी डिमांड क्या है कि हमें काउंट यूनिक नंबर ऑफ वेज बताने हैं। राइट, अगर आपको n टू 0 जाना है तो आपको काउंट यूनिक नंबर ऑफ वेज बताने हैं। अगर आपके पास 1 की जंप, 2 की जंप, 3 की जंप, 4 की जंप, 5 की जंप और 6 की जंप अलाउड है। राइट, ठीक है जी। ओके, सेकंड स्टेप क्या था, हम अब अपना काम रिकर्जन से करवाएंगे। ये वाला मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो यानी लेक्चर 4 आई थिंक, अगर वो नहीं देखे तो आप वो जाके ज़रूर देख के आएँ, ताकि आपको स्टेप पता लगे कि हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते थे, मान लीजिए अगर हम n पे हैं तो n से मैं 1 की जंप लेके कहाँ जा सकता हूँ, n-1 पे। मैं 2 की जंप लेके कहाँ जा सकता हूँ, n-2 पे। मैं 3 की जंप लेके कहाँ जा सकता हूँ, n-3 स्टेयर केस पे। ऐसी मैं 4 की जंप लेके कहाँ जा सकता हूँ, n-4 स्टेयर केस पे। ठीक है, और हम क्या बोलते थे अब रिकर्जन को कि भाई तू जा रिकर्जन, n-1 से 0 तक जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज है तू वो निकाल के मुझे दे दे। राइट, ऐसी सिमिलरली n-2 से कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं वो तू मुझे निकाल के दे देगा रिकर्जन। n-3 से कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं वो भी निकाल के दे दे। ऐसी सिमिलरली n-4, n-5, n-6, इन सबसे सबका निकाल के दे दे, और मैं क्या करूँगा लास्ट में ऐड कर देता था अपना फाइनल आंसर बनाने के लिए, मैं ऐड कर देता था। जैसे कि आप देख पा रहे हो पिछले कोड में हमने क्या किया था, J1 और J2 क्योंकि 2 लेंथ तक की जंप अलाउड थी, तो हमने क्या किया था, फर्स्ट n-1 पे गया, हमने रिकर्जन से आंसर मंगवाया। ये देखो यहाँ पे रिकर्जन से आंसर मंगवाया, भाई तू जा मुझे आंसर निकाल के दे दे कि 0 तक पहुँचने में कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज है। और एंड यहाँ पे स्टेप 2,
फिर यहाँ पे हमने n-2 से मंगाया क्योंकि हम n-2 पे भी जा सकते थे। इसका बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में दिया है आपको, तो वो ज़रूर देखें जाके, ठीक है। और फिर हम इन दोनों का सम कर देते थे, इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया कि हम क्यों सम कर देते थे। तो अब सोचो, अब यहाँ से आपके पास हर एक लेवल से, आपको पता है कि हर एक लेवल से 6 कॉल निकलने वाली है, ठीक है, 6 कॉल निकलने वाली। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सोचिए रिकर्सिव कोड अगर आप लिखते, देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिकर्जन से अपना आंसर मंगवा रहे हैं इस स्टेप 2 पे, और फाइनल आंसर क्या कर देते थे। अब फाइनल आंसर जो n-1 वाला जो ला के आएगा आंसर, n-2 वाला जो आंसर आएगा, प्लस n-3 वाला जो आंसर आएगा, उन सबको ऐड कर देते थे, राइट। तो थोड़ा सा एक बार ये अच्छे से लिख भी लेते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनता था, जो हमने कॉल करी होगी हेल्पर को, और वो जो n-1 से आंसर लाएगा, प्लस हेल्पर जो n-2 से लाएगा, प्लस टिल हेल्पर n-6 तक जो आंसर आएगा, राइट। तो आप सोच के देखिए, तो क्या आप ऐसे यहाँ पे 6 कॉल लिखोगे। अब मान लो, क्योंकि देखो अगर आप, अब आपके पास 6, अब आप 6 जंप ले सकते हो, तो क्या अब आप 6 कॉल लिखोगे यहाँ पे। देखो ऐसे लाइक हेल्पर n-1, हेल्पर n-2, हाँ, टिल हेल्पर n-6। देखिए करने को तो हम कर सकते हैं ऐसे, और फिर उसको स्टोर करवाते जाऊँगा। मान लो एक एक वेरिएबल में J2 J3 एंड J6 तक मैं स्टोर करवा लूँगा, और सब फाइनल आंसर मैं कैसे बना लूँगा, J1 से लेके J6 तक ऐड कर दूंगा, राइट। तो अगर मान लो, अगर मैं आपको बोल दूँ सीधा आप 10 जंप ले सकते हो, तो क्या मैं 10 कॉल लगाता फिरूंगा। क्या इज़ इट द गुड वे टू राइट द कोड। नो, हम लोग ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक फैसिलिटी अलाउड है, दैट इज़ व्हाट, फॉर लूप। हमारे पास फॉर लूप अलाउड है। तो हम फॉर लूप हम कैसे ऐड करें, हम, आपको फाइनली आपको पता है, देखो आप जहाँ जहाँ जा सकते थे वहाँ से आप क्या करते थे, सबका एडिशन कर देते थे ना, राइट। तो अब आप एक काम करिए ना, आप 6 जंप ले सकते हो। तो अब एक काम करिए, आप एक काम करिए, एक वेरिएबल बनाइए इंट आई, आपके पास वन लेंथ से आई लेस देन इक्वल टू 6 जंप तक आपके पास अलाउड है। तो आप आई प्लस प्लस करिए, हाँ। और आपको क्या करना है, अब देखिए हेल्पर, देखिए आप जिस भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे खड़े हो, है ना, जैसे आप किस पे खड़े थे, हेल्पर एन से, आप एन पे हो, आप 1 की जंप लेके n-1 पे जा सकते हो, आप 2 की जंप लेके n-2 पे जा सकते हो, 3 की जंप लेके n-3 पे जा सकते हो। तो अब एक काम करिए ना, हेल्पर n-i को कॉल कर दीजिए। अब आप सोच के देखिए, अब आपने क्या किया, हेल्पर n-1 को कॉल किया। n-i का मतलब, जब देखिए जब i इक्वल टू 1 होगा तो हेल्पर n-1 सॉल्व होके आएगा, ठीक है। जब i इक्वल टू 2 होगा तो हेल्पर n-2 सॉल्व होके आएगा, राइट। ऐसी सिमिलरली i इक्वल टू 3 होगा तो हेल्पर n-3 सॉल्व होके आएगा। और इन सब का फाइनली एट द एंड मेरे को सम चाहिए ना, सम चाहिए। अब मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट वेज करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेज इक्वल टू 0। और मैं वेज में प्लस इक्वल टू करवाता जाऊँगा हेल्पर n-i। अगर मैं थोड़ा सा साफ से कोड लिखूँ तो आप क्या लिखना चाह रहे हो, मैं देखो मैं बताता हूँ आप क्या लिख रहे हो। और आपने फॉर लूप लगाया, और i इक्वल टू 1 से आपने किया, अब कितनी जंप ले सकते हो, i इक्वल टू 6 तक ही जंप ले सकते हो, और i प्लस प्लस, ठीक है। और आपको पता है इन सब का सम होगा। तो मैंने क्या करा, हेल्पर n-i को कॉल कर दिया, n-i को। देखो आपको फाइनल तो यही करना था, हेल्पर n-1, हेल्पर n-2 टिल हेल्पर n-6 तक आपको ये करना था। अब आपने हेल्पर n-i को कॉल कर दिया, तो हर एक हेल्पर n-1 एक आंसर है जिसको हम ऐड कर रहे थे J1, हेल्पर n-2 एक आंसर बन रहा था, फाइनल आंसर बनाने के लिए उसको ऐड करते थे। तो अब देखिए, अब हेल्पर n-i का सबको ऐड करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, एक मेरे को वेरिएबल लेना होगा इंट वेज, मान लीजिए वेज वेरिएबल, इंट वेज इक्वल टू 0। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, वेज प्लस इक्वल टू कर दूंगा ना, राइट। और वेज में अब क्या होगा, सबके आंसर जुड़ते चले जाएंगे, n-1 के आंसर जुड़ जाएगा। जब i इक्वल टू 1 होगा तो हेल्पर n-1 को कॉल लगेगी, तो वेज में क्या हो जाएगा, हेल्पर n-1 का आंसर जो आएगा वो ऐड हो जाएगा वेज वेरिएबल में। फिर हेल्पर n-2 का जो आंसर आएगा वो ऐड हो जाएगा। फिर हेल्पर n-3 का जो आंसर आएगा वो ऐड हो जाएगा टिल i इक्वल टू 6 तक। तो अब देखिए, अब मान लीजिए अगर आपके पास 10 जंप होते तो आप इसको i इक्वल टू 10 कर देते, अगर आपके पास 20 जंप्स होते तो i इक्वल टू 20 कर देते। वरना आप सोच के देखिए ना, अगर आपके पास 20 जंप्स होते तो आप 20 कॉल लगाते, क्या 20 लाइन लिखते। अब आपका 3 लाइन में आंसर हो गया। और फाइनली आप रिटर्न क्या करोगे, अब आपका आंसर फाइनली किस में पड़ा होगा, आपका आंसर पड़ा होगा रिटर्न वेज में, राइट। तो अब इसको एक काम करते हैं, अब देखते हैं इसको जाके हम इधर।
इसमें इसी इसी क्वेश्चन में हम लोग एक कंसेप्ट लगाते हैं। इसी क्वेश्चन में ये जो हमने सीखा, मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमें दिया होता 6 जंप दी होती, तो मैं क्या करता, एक फंक्शन बनाता पब्लिक इंट हेल्पर एन, उसमें इंट एन पास करता। ओके, तो अब मैंने क्या बोला, देखो आपको पता ही है सबसे पहले बेस केस क्या लगता है हमारा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, इफ़ एन इक्वल टू 0 तो रिटर्न 1, कि आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो। आपकी एक कॉल ऐसे भी लगती थी कि एन लेस देन 0 हो जाता था, तो आप वहाँ से क्या करते थे, रिटर्न 0 कर देते थे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको, अब मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे 6 कॉल लगानी होती है, आपको 6 जंप्स अलाउड होते हैं, इधर तो फिलहाल 2 जंप्स अलाउड है। लेट्स अज्यूम आपके पास जो मैं आपको बस यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा क्या वो ठीक है, इधर एप्लीकेबल है। तो इंट वेज एक इक्वल टू 0 वेरिएबल बनाया। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपके पास 6 जंप अलाउड होती है इस प्रॉब्लम, तो आप क्या करते हैं, आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 6 तक आप लूप चलाते और आई प्लस प्लस। और अब वेज में देखो एट द एंड तो देखो सारे कॉल्स का आंसर ऐड करना होता था ना हमें, n-1 का n-2 का जो रिकर्जन जो लेके आता था n-3 से n-4 से, सबका ऐड करना होता था। ये मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। तो ऐट द एंड तो हमें ऐड करना होता था, तो मैं क्या करूँगा, एक वेज नामक वेरिएबल में ऐड कर लूँगा। किसको, कैसे, हेल्पर n-i, राइट। और मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर जाऊँगा, रिटर्न कर जाऊँगा वेज। ठीक है, अब आप अब यहाँ पे क्या कॉल कर लोगे, रिटर्न हेल्पर एन, अब ये कॉल कर लोगे। तो देखिए वैसे तो यहाँ पे 6 जंप अलाउड नहीं है, तो मैं इधर 2 ही कर देता हूँ क्योंकि 2 जंप अलाउड है। तो आप सोच के देखिए क्या ये रन करेगा, आप देखिए रन करके देखिए, देखिए बिल्कुल रन कर रहा है। अब आप इसको भी सबमिट करेंगे, टीएलई मारेगा। तो मैं अब आपको बता रहा था, अगर मान लीजिए अगर आपको 10 जंप अलाउड होते, 20 जंप अलाउड होते हर एक लेवल से, तो क्या आप 20 कॉल लगाते, नहीं ना। तो ये तो आप 20 लाइन आप फालतू के भरा रहे हो, तो क्या ये अच्छा तरीका कोड लिखने का, नहीं। अच्छा तरीका क्या है ये, कि हम 3 लाइन में ही शॉर्ट कर देते उसको, 20 कॉल की बजाय हम उसको 3 लाइन में कर देते। ठीक है, अब हमने उसको 3 लाइन में कर दिया। अब आपको पता है, देखिए टीएलई क्यों मार रहा है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी, 2 की पावर n इसकी लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और ये देखिए n की वैल्यू यहाँ पे किस पे फेल हो रहा है, टीएलई 2 की पावर 44 पे। अब आपको पता है 2 की पावर 44, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 आप लिख सकते हो, और इंटू 2 की पावर 4। तो अब आपको पता ही है 2 की पावर 10 को हम रफली 10 की पावर 3 मानते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 10 की पावर 12, और ये 2 की पावर 4 क्या होता है हमारा 16। तो क्या हो गया 16 इंटू 10 की पावर 12, और मैं इसको और अच्छे से लिखूँ तो 1.6 इंटू 10 की पावर 13 जा चुका है। जबकि आपको पता है कि आपको अपना कोड कितने में करना होता है, विदिन, आपको अपना कोड विदिन करना होता है 10 की पावर 8 में। तो इस वजह से देखिए 21 टेस्ट केस पे अब टीएलई मारना ही था, जो कि उसने मार दिया, क्योंकि 21 n इक्वल टू कभी 44 होगा, तो आप 1.6 इंटू 10 की पावर 13 ऑपरेशंस लगभग यूज़ कर रहे होंगे अप्रॉक्सीमेटली, तो जो कि गलत है। तो अब उसके लिए हमें पता ही है, एक और चीज़ हमें पता ही है कि इधर डीपी लगेगी। क्यों लगेगी डीपी, मान लीजिए मुझे 6 से, अगर मान लीजिए मुझे 6 से 1 की जंप लेके मैं 5 पे जा सकता हूँ। ठीक है, 2 की जंप लेके मैं किस पे जा सकता हूँ, 4 पे, टिल मैं 6 की जंप लेके मैं कहाँ जा सकता हूँ, आपको पता है मैं 6 की जंप लूँगा तो मैं 0 पे पहुँच जाऊँगा, राइट। तो अब 5 से देखिए, 5 से भी 1 की जंप लेके अलाउड है, 2 की जंप अलाउड है, और मैं यहाँ से 6 की जंप लेके यहाँ पे मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, -1। और अगर 2 की जंप लेता हूँ तो मैं 3 पे पहुँचता हूँ, 1 की जंप लेता हूँ मैं 4 पे पहुँचता हूँ। आप देखिए सेम प्रॉब्लम आप बार बार सॉल्व कर रहे हो ना, 4 को इधर सॉल्व कर रहे हो, इधर 4 से भी अगर आप कॉल करोगे 1 की जंप लोगे तो 3 पे आप पहुँचोगे, तो 3 और 3 को आप सॉल्व कर रहे हो, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स की कंडीशन होगी। तो आप यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप अप्लाई कर सकते हो, आपको पता ही है। तो अब देखते हैं अब इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे अप्लाई होगी। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में अभी हम देख रहे हैं मेमोराइजेशन। आपको पता है सबसे पहले आप क्या करोगे, एक एरे बनाओगे, डीपी एरे, न्यू इंट कितने लेंथ का, n+1 लेंथ का। आपको पता है n+1 लेंथ का क्यों बनाना है। फिर आप क्या करोगे, एरेज डॉट फिल, डीपी को -1 से इनिशियलाइज करवा दोगे। ठीक है, और इधर पास कर दोगे क्या, डीपी एरे, और अब इधर भी आप पास करिए डीपी एरे। अब आपके रिकर्सिव कोड को अगर मेमोराइजेशन में चेंज करना होता है तो आपके 2 स्टेप्स होते हैं। क्या, सबसे पहले बेस केस के बाद आप क्या चेक कर लो कि क्या आपने डीपी को कभी सॉल्व किया है क्या, यानी डीपी ऑफ एन को कभी आपने पहले कभी सॉल्व किया था। अगर सॉल्व किया होगा तो उसके -1 की जगह कुछ और वैल्यू पड़ी होगी, तो -1 की जगह कुछ और वैल्यू पड़ी होगी, तो हम सीधा यहीं से रिटर्न कर जाएंगे क्या, डीपी ऑफ एन को रिटर्न कर देंगे, राइट।
आपको पता ही है ये बात। हम्म, और अगर मान लीजिए कभी मैंने सॉल्व नहीं किया होगा, तो मैं क्या करता था, मैं अपने रिकर्जन से कॉल लगाता था। देखिए मैंने कॉल लगा दी, हाँ, और मेरा आंसर जो फाइनल आंसर बनता था, देखिए ये पूरा फॉर लूप जब सॉल्व होके आएगा तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा। तो उसको मैं कहाँ स्टोर करा लूँगा, डीपी ऑफ एन में। और फाइनल आंसर किस में बनेगा, वेज में आएगा ना, तो डीपी ऑफ एन में वेज स्टोर करवा लूँगा और मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा डीपी ऑफ एन। मैं इसको, इस वाली लाइन को सीधा मैं यहाँ पे भी रिटर्न कर सकता हूँ। आपको पता है मैंने लाइन रिड्यूस करना आपको सिखाया है, ठीक है। सीधा आपने इस वाली लाइन में आपने क्या कर लिया कि डीपी ऑफ एन को स्टोर करवा लिया, ये वाली लाइन आपने स्टोर कर ली है, राइट। तो अब मैं इसको काट देता हूँ। मैंने 2 सेमी कॉलम लगा दिए तो इसको हटाते हैं। तो अब इसको रन करके देखिए। ओके, ये एरर इसलिए यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डीपी एरे पास नहीं किया। पैरामीटर सेम पास करने होते हैं। अब आप इसको रन करिए, तो देखिए चल रहा है। अब इसको सबमिट करके देखिए क्या ये चलता है। तो मे भी आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि देखिए चल रहा है 0 मिलीसेकंड में आपका कोड चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि अगर मान लीजिए 10 कॉल लगाते तो क्या मैं 10 कॉल ऐसे लिखता, हेल्पर n-1 वाले भाई, आप जाके n-1 से 0 तक जाने के जो आंसर है वो आप ले आओ। फिर क्या, हेल्पर n-2 से 0 तक जाने के जितने भी यूनिक नंबर वेज हैं आप वो ले आओ। तो क्या मैं ये करता क्या 10 कॉल लगा के? नहीं। तो यहाँ पे आपको समझाने का मतलब क्या था, अगर आपको 6 जम्प्स अलाउड है तो आप क्या करिए, आप फॉर लूप का यूज़ करिए, राइट। तो ठीक है, आपका ये भी चल रहा है। एक बार हम इसको ड्राई रन भी कर लेते हैं कि हम इस बार ड्राई रन करेंगे तो चलेगा कैसे। ड्राई रन कर लेते हैं एक बार, और ड्राई रन सिर्फ हम 2 स्टेप्स के लिए ही करेंगे, ठीक है, कि 2 जंप ही अलाउड है, उसके लिए ड्राई रन करते हैं कि आप 4 to 0 जा सकते हो। आपको n दिया हुआ है 4 और 4 to 0 जाना है आपको, ठीक है जी। तो मान लीजिए अब आपको n दिया हुआ है 4, आपको n दे दिया 4, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको 4 दे दिया n। तो ठीक है, अब आप जैसे ही 4 दे दिया तो आप यहाँ पे 4 आपको रिसीव होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता ही है, देखिए मैं वैसे तो हमें पता ही है लेकिन लास्ट बार एक बार और दिखाता हूँ कि कैसे कैसे होगा। सबसे पहले क्लाइंब स्टेयर्स कॉल होगा, क्लाइंब स्टेयर्स कॉल हुआ, उसमें क्या डल के कॉल हुआ, 4 डल के कॉल हुआ, राइट। फिर आपने क्या करा, एक डी पी एरे इनिशियलाइज़ किया, ठीक है। तो एक डी पी एरे बना लेते हैं। कितने लेंथ का डी पी एरे बनेगा, 5 लेंथ का डी पी एरे बनेगा, जो कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये आप मैंने डी पी एरे भी बना लिया। इसका मैं वो लिख लेता हूँ, 5 लेंथ का बना है, 0 1 2 3 4। मैंने ये डी पी एरे भी बना लिया। यहाँ पे सब किससे इनिशियलाइज है, -1 से इनिशियलाइज है, आपको पता ही है। -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी मैंने डी पी एरे कभी सॉल्व किया नहीं है, राइट। अब आपने क्या करा, CS4 ने किसको कॉल करा, CS4 ने कॉल करा हेल्पर 4 DP को, राइट। अब हेल्पर 4 DP जैसे ही आया तो उसने पहले देखिए ये वाला बेस केस 1 है, आपको पता है ये बेस केस 1 है, ये बेस केस 2 है, और इसको मैं बोल देता हूँ लाइन 1 सीधा, और इसको मैं बोल देता हूँ लाइन 2, और इसको मैं बोल देता हूँ लाइन 3। अब मैं आपको एक फॉर, और इसको मैं बोल देता हूँ लाइन 4। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ फॉर लूप की एक बेसिक क्वालिटी। अब मान लीजिए आपने लिखा फॉर लूप में आप क्या करते हो, i = 0 से लेके i <= 5 तक आप लूप चलाते हो और i++ करते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया SOP हेलो, यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया SOP हेलो, ठीक है, और आपने लूप बंद कर दिया। और फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, SOP हाई। अगर आपने हाई प्रिंट कर दिया तो देखिए जब जब ये फॉर लूप ट्रिगर होगा तो पता है क्या होगा, पहले वो देखेगा क्या i = 0, क्या i <= 5 है। सबसे पहले i = 0 प्रोसेस होगा तो बोलेगा हाँ जी i <= 5 है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले हेलो प्रिंट करेगा, सबसे पहले हेलो प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर उसने क्या करा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो गया, i++ से आई की वैल्यू इंक्रीज हो, अब i = हो जाएगा 1। फिर वो चेक करेगा क्या 1 <= 5 है,
तो फिर से वो हेलो प्रिंट करेगा कि वो बोलेगा हाँ 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो ये टिल कब तक चेक होगा? टिल जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। देखो i इक्वल टू 5 के लिए भी ये क्या करेगा, देखेगा 5 लेस देन इक्वल टू 5, बोलेगा हाँ जी है, तो यहाँ पे भी हेलो प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा। उसके बाद जब i की वैल्यू बढ़ के 6 हो जाएगी तो वो देखेगा 6 डज नॉट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये फॉर लूप से एग्जिट हो जाएगा और ये फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। अब ये फॉर लूप रन नहीं करेगा। उसके बाद जाके जो फॉर लूप पे लिखा है वो ये प्रिंट होगा हाई, तब जाके प्रिंट होगा हाई। मतलब इट मीन 6 बार हेलो प्रिंट हुआ है फिर जाके हाई प्रिंट हुआ है। तो मैं आपको ये यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो ये फॉर लूप है, जो भी ये कॉल करेगा सबसे पहले कॉल सॉल्व होंगी, उसके बाद जाके ये रिटर्न करेगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ये आपको ये बेसिक कंसेप्ट है फॉर लूप का। तो ठीक है जी, अब आपके यहाँ पे देखते हैं हेल्पर 4 ने कॉल करी, हेल्पर 4 कॉमा DP, क्या n इज इक्वल टू 0 है? नहीं जी, n इक्वल टू 4 है हमारे पास यहाँ पे, तो बेस केस 1 हिट नहीं हुआ, बेस केस 2 भी हिट नहीं होगा। क्या DP ऑफ 4 में क्या डज नॉट -1 नहीं है? तो बोलेगा -1 ही पड़ा हुआ है यार, तो ये भी L1 भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। L2 से क्या किया उसने? L2 से सबसे पहले क्या करा, एक वेरिएबल बनाया वेज इक्वल टू 0। ठीक है, अब L3 वाली लाइन चलेगी, L3 i इक्वल टू 1। देखो i इक्वल टू 1, क्या 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 है? बोलेगा हाँ जी है। तो सबसे पहले क्या करेगा, वेज में प्लस करके किसको कॉल लगाएगा? हेल्पर 3 कॉमा DP को, राइट। अब इसका 3 कॉमा DP को इसने कॉल लगाया। अब देखिए, अब 3 कॉमा DP टॉप ऑफ द स्टैक पे आ जाएगा। अब जैसे ही 3 कॉमा DP टॉप ऑफ द स्टैक पे आया तो सबसे पहले इसके लिए बेस केस 1 चलेगा। बेस केस 1 हिट होगा? नहीं होगा। बेस केस 2 भी हिट नहीं होगा। क्या हेल्पर 3 कॉमा DP यानी DP ऑफ n यानी DP ऑफ 3 पे क्या -1 पड़ा है? तो बोलेगा नहीं जी -1, बोलेगा -1 के अलावा कुछ पड़ा है? तो बोलेगा नहीं जी -1 पड़ा है। इट मीन्स पहले कभी हमने इसको सॉल्व किया नहीं था। तो अब ये किसको कॉल लगाएगा? ये बोलेगा फॉर, अब इसके लिए फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और इसके लिए यहाँ पे एक वेज नामक एक वेरिएबल बनेगा, वेज इक्वल टू 0, और ये किसको कॉल कर देगा? हेल्पर 2 कॉमा DP को। सिमिलरली बेस केस 1 बेस केस 2 नहीं चलेगा, लाइन 1 भी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि -1 पड़ा हुआ है। अब -1 पड़ा हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा वेरिएबल बनेगा? वेज इक्वल टू 0, W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेज को, हाँ, और फिर फॉर लूप से कॉल कर देगा किसको? हेल्पर 1 कॉमा DP को। आपको पता ही है। फिर अगेन ये भी नहीं चलेगा, हाँ, यहाँ पे भी वेज इक्वल टू 0, वेज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज हो जाएगा और ये किसको कॉल कर देगा? हेल्पर 0 कॉमा DP को। अब जैसे ही देखेगा कि यार 0 भाई, मैं तो बेस केस 1 से हिट हो रहा हूँ, देखो n इक्वल टू 0 हो चुका है, तो वो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा 1। आपको पता है ये रिटर्न करेगा यहाँ से 1, और 1 किस में रिसीव होगा? 0 + 1, क्योंकि देखो मैं लेफ्ट कॉल कैसे लगा रहा हूँ? वेज प्लस इक्वल टू 0 + 1 करके मैं कॉल लगा रहा हूँ, तो 0 + 1 इधर से हो गया। हाँ ठीक है, अभी देखिए इसके लिए एक ही लूप चला था। ठीक है, अब i ++ होगा, i इक्वल टू 2 होगा। जैसे i इक्वल टू 2 होगा तो वो पूछेगा, अब वो किसको कॉल करेगा? हेल्पर -1 कॉमा DP को। देखो n - i को कॉल कर रहा है ना, तो n-, अब देखिए i इक्वल टू 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, आपको पता ही है 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, ये कंडीशन ट्रू हुई। अब जैसे ही इसने कॉल किया n-2 को, तो ये -1 पे पहुंच गया। अब इसने क्या करा? बेस केस 2 से क्या रिटर्न कर दिया? 0। तो देखिए 1 + 0 ये हो जाएगा 0 ऐसे। ठीक है, फिर से i ++ होगा, i इक्वल टू होगा 3। अब वो चेक करेगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है? तो बोलेगा हाँ भाई 3 तो बड़ा है 2 से, तो ये फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा, फॉर लूप खत्म हो गया। अब ये देखिए वेज में क्या आंसर आ गया? 0 1 0। देखिए लेफ्ट कॉल का आंसर ऐड हो गया, राइट कॉल का आंसर ऐड हो गया, और इसने रिटर्न कर दिया किस लाइन से? लाइन नंबर 4 है ये, लाइन नंबर 4 से इसने, जिसने इसको कॉल करी थी उसको रिटर्न कर दिया। आपको पता ही है लाइन नंबर 4 से इसने कॉल करी थी, अब इसने इसको रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न किया? वेज W इक्वल टू 1, लेफ्ट कॉल सॉल्व होकर आ गया, तो ये क्या करेगा? 0 + 1। ठीक है, अब ये किसको कॉल करेगा? देखिए अब i इक्वल टू, देखिए ये i इक्वल टू 1 के लिए चला था, अब ये चलेगा i इक्वल टू 2 के लिए। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है? तो बोलेगा हाँ जी है। तो अब वो बोलेगा ठीक है जी, n-2 को कॉल कर दो। 2 की वैल्यू क्या थी? 0। 0 कॉमा DP को इसने कॉल कर दिया। अब 0 कॉमा DP ने क्या रिटर्न कर दिया यहाँ से? 0 कॉमा DP ने यहाँ से रिटर्न कर दिया, सॉरी, n इक्वल टू 0 हो गया, तो 0 कॉमा DP ने यहाँ से रिटर्न कर दिया 1। अब जैसे ही 1 रिटर्न कर दिया तो वेज में क्या हो जाएगा? देखिए इसने लाइन 4 सॉरी बेस केस 1 से रिटर्न कर दिया 1, तो अब इसका राइट कॉल सॉल्व होकर आ चुका है, तो इसमें क्या ऐड होगा? वेज में +1 और ऐड हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि देखिए लेफ्ट और राइट कॉल, जो भी कॉल, जितने भी कॉल्स लग रहे हैं सबका आंसर वेज में ऐड होते जा रहा है। तो इसने रिटर्न कर दिया 2 को। अब 2 पे क्या चेक होगा, आई इक्वल टू 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है? तो बोलेगा नहीं, 3 लेस देन इक्वल टू 2 तो नहीं है, तो इसके लिए फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा। तो वेज में क्या पड़ा, 1 + 1 दैट इज़ 2। ओ, सबसे पहले एक और काम करते हैं, यहाँ पे हमने एक चीज़ तो करी नहीं, रिटर्न लाइन 4 से जब ये रिटर्न कर रहा है, जब इसने रिटर्न किया हेल्पर 0, इस वाले ने हेल्पर 1, डीपी ने जब रिटर्न किया 1 रिटर्न किया था जब 2 को, तो उसने क्या किया था, डीपी ऑफ 1 में वेज स्टोर भी करवा लिया था। यानी डीपी ऑफ 1 में क्या स्टोर हो गया होगा, हटके 1 स्टोर भी हो गया होगा, राइट, ये भी। तो अब यहाँ से सोचिए, अब यहाँ से वेज, यहाँ से अब यहाँ पे आप सोचेंगे लाइन 4 से 0 + 1 + 1, इसके लिए 2 लूप चल चुके हैं, 2 लूप ही चलने चाहिए थे, तो वेज में आ गया 2। अब जैसे ही वेज में आ गया 2, तो अब आप सोच के देखिए, यहाँ पे वेज में जैसे ही आपके पास 2 आ चुका है, तो अब ये क्या करेगा, लाइन 4 से रिटर्न करके, क्योंकि इसके लिए फॉर लूप एग्जिट हो चुका है। अब फॉर लूप एग्जिट हो चुका है तो ये किसको रिटर्न करेगा, हेल्पर 3, डीपी को। क्या रिटर्न करेगा, कैसे कर रहा है, डीपी ऑफ एन में पहले वेज स्टोर करवा रहा है, डीपी ऑफ एन यानी डीपी ऑफ 2 में कितने वेज है, 2 वेज है, ठीक है, 2 वेज है, उसने स्टोर करवाया और रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न कर दिया, वेज, वेज इसने रिटर्न कर दिया, और इसके पास क्या आ गया, लेफ्ट कॉल से 0 + 2, राइट। अब इसके लिए तो देखिए, अब इसके लिए एक ही लूप चला था, अब इसके लिए अगला लूप चलेगा। अब जैसे ही अगला लूप चलेगा तो किसको कॉल करेगा, आपको पता है आई इक्वल टू 2 होगा यहाँ पे, तो 3 - 2 दैट इज़ 1, 1, डीपी। हाँ, तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब जरा आप यहाँ पे सोच के देखिए, अब बोलेगा कि हेल्पर 1, डीपी बेस केस 1 चलेगा, तो बोलेगा नहीं भाई, बेस केस 1 पे हिट तो हो नहीं रहा, n = 1 है यहाँ पे, n = 0 तो है नहीं, क्या n लेस देन इक्वल टू 0, बोलेगा नहीं, n लेस देन इक्वल टू 0 भी नहीं है। बट अब यहाँ पे जैसी लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, क्या डीपी ऑफ n डज नॉट इक्वल टू -1 है, तो बोलेगा हाँ जी, डीपी ऑफ n डज नॉट इक्वल टू -1 है। तो इसलिए पता है सीधा क्या करेगा, यहाँ से ये कॉल करने के बजाय सीधा यहीं से क्या रिटर्न कर देगा, 1, आपको पता है। तो ठीक है, अब राइट कॉल से इसने रिटर्न कर दिया 1, 2 + 1 दैट इज़ 3। अब इसके लिए आई की वैल्यू होगी 3। अब जैसे आई की वैल्यू 3 हुई तो उसने देखा 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, तो ये वाली कॉल नहीं लगेगी, ठीक है। अब उसने क्या करा, देखिए इसके लिए सारे लूप एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब इसके क्या करेगा, अब लाइन 4 से क्या रिटर्न करेगा, स्टोर करवाते हुए, किसको रिटर्न करेगा, हेल्पर 4, डीपी को क्या रिटर्न करेगा, स्टोर करवाते हुए 2 + 1 दैट इज़ 3। हेल्पर 3, डीपी पे क्या स्टोर करवा देगा, ये 3। अब पता है, अब हेल्पर 4 कॉल करेगा, देखो इसके लिए 0 + 3, देखिए यहाँ पे 0 + 3 हो गया, स्टोर भी करवा दिया, प्लस वेज में जब रिटर्न कर रहा है तो प्लस इक्वल टू भी तो कर रहा है, तो 0 + 3। अभी ये देखिए यहाँ से ये कॉल करेगा क्या, देखिए ये कॉल करेगा किसको, अब इसका लूप चलेगा, आई इक्वल टू 2 होगा, तो 2, डीपी। तो अब इसके लिए बेस केस 1, बेस केस 2 हिट नहीं होगा, लेकिन बेस केस लाइन 1 हिट होगी। जैसी लाइन 1 हिट होगी तो ये क्या बोलेगा कि भाई मेरे डीपी ऑफ एन में -1 नहीं पड़ा है, तो सीधा यहीं से रिटर्न कर जाओ 2। तो जैसे ही इसने 2 रिटर्न किया तो वेज प्लस इक्वल टू 2, 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5, है ना, और 5, ठीक है, 5 रिटर्न हो गया। इसके लिए देखिए सारे लूप चल चुके हैं। अब ये क्या करेगा, डीपी ऑफ एन में वेज स्टोर करवाते यानी 5 स्टोर करवाते हुए रिटर्न कर देगा वेज को, रिटर्न कर दिया। अब इसने 5 किसको रिटर्न किया, CS4 को, CS4 ने हेल्पर 4, डीपी को कॉल करी थी ना, CS4 को इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। CS4 ने अब क्या किया और आंसर प्रिंट कर दिया अब यहाँ पे 5, कि 4 to 0 जाने के 5 नंबर ऑफ यूनिक वेज हैं, ठीक है। तो ये ऐसे रिटर्न हो जाएगा, राइट। आपको ड्राई रन में भी समझ में आया होगा। अगर आपको ड्राई रन समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा वीडियो पॉज करें और पहले खुद से ट्राई करें ड्राई रन, और वापस से इधर लौट के आएँ। अगर आपसे नहीं होता है तो वापस इधर लौट के आएँ और देखें कि कैसे ड्राई रन हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया डीपी के लिए ड्राई रन। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, आपको पता है कि हमने देखिए एट द एंड एक पूरा एरे को एक एक बार ही सॉल्व किया है, तो ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि जबकि अगली बार जैसी कॉल लगती थी, अगर डीपी ऑफ एन एरे सॉल्व हो रखा है तो वो क्या रिटर्न कर देता है, सीधा वहीं से डीपी ऑफ एरे से रिटर्न कर देता है। जब तक इट मीन्स हमने एरे को ही तो फिल किया है, एन लेंथ के एरे को फिल किया है, तो ऑर्डर ऑफ एन लेंथ, ऑर्डर ऑफ एन ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इधर स्टैक्स रिकर्जन में हमेशा स्टैक यूज़ होता है कॉल्स के लिए, बट यहाँ पे मैं यूलर ट्री डायग्राम से दिखा रहा हूँ। अगर मैं यूलर ट्री डायग्राम से दिखा रहा हूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन ही, कि मैक्स टू मैक्स एन कॉल्स उसमें स्टोर होंगी, राइट। तो ये हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन, और चाहे आप बोलो डीपी मेमोराइजेशन की, ठीक है। तो इस तरीके से ड्राई रन होगा मेमोराइजेशन में। तो हमने इसका रिकर्जन और मेमोराइजेशन इसका सीख लिया कि अगर n =
6 लेंथ तक की जंप हमें अलाउड होती मिनिमम क्लाइंबिंग स्टेयर्स में, तो हम उसको कैसे डील करते? हम मूर्खों की तरह, पागलों की तरह 6-7 कॉल नहीं लगाते। हम लोग क्या करते? फॉर लूप का यूज़ करते। अब आपको फॉर लूप भी रन करना आ गया होगा। अब क्योंकि इसके आगे हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं, क्लाइंबिंग स्टेयर्स विद वेरिएबल जंप्स। जब उसको ड्राई रन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपने ये आप ये पढ़ के आओगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तो आपको बहुत ज़्यादा इन डिटेल दिखेंगी चीज़ें, राइट? तो अब एक काम करते हैं, इसमें एक बार हम टेबुलेशन भी सीख लेते हैं। तो एक बार हम लिख लेते हैं टेबुलेशन। राइटिंग अगर आपको ख़राब लग रही है तो थोड़ा माफ़ करना। तो टेबुलेशन भी हम एक बार इसमें देख लेते हैं। तो टेबुलेशन में हम सॉल्व करते हैं, देखिए कि n=8 के लिए मैं सॉल्व करता हूँ। अगर मैं n=8 के लिए सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले टेबुलेशन का क्या स्टेप रहता है कि सबसे पहले स्टेप 1 मैं मेमोरी असाइन करूँगा, n+1 लेंथ की मेमोरी असाइन करूँगा, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे मेमोरी असाइन कर दी, ये लीजिए ठीक है जी। और देखिए क्या n+1 लेंथ की मेमोरी असाइन हो गई है क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और सब में मैं क्या स्टोर कर दूंगा? -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1। ओके जी। अब हमने, ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब मैं क्या करने वाला हूँ? स्टेप 2। अब स्टेप 2 हमारा क्या होगा कि हम बॉक्स में क्या स्टोर करने वाले हैं? मैं इस 4th इंडेक्स वाले बॉक्स पे ये स्टोर करने वाला हूँ कि 4 टू 8 जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं। ठीक है, 4 टू 8 जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं, ये भी मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया है कि मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ। तो इसको हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे। सिमिलरली 6th इंडेक्स पे मैं क्या स्टोर करूँगा कि 6 टू 8 जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं। ये कहाँ स्टोर हो रहा है? 6 इंडेक्स पे। और बताइए, और ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है? 4th इंडेक्स पे। ठीक है जी। हम बॉक्स में क्या स्टोर करने वाले हमने ये भी देख लिया। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या होता है कि हमारा सबसे छोटी प्रॉब्लम क्या है? सबसे छोटी प्रॉब्लम किस डायरेक्शन में? 8 टू 8 की 1। देखिए 8 टू 8 1 कि 8 टू 8 जाने का एक तरीका होता है, हमें पता है डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन जाने का एक तरीका होता है क्या, कि आप कुछ भी मत करिए। तो आपकी सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम किस तरफ होगी? सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम होगी इस तरफ। बिगर प्रॉब्लम किस तरफ होगी? सबसे बिगर प्रॉब्लम होगी इस तरफ। अब आप क्या करोगे स्टेप 4 पे? स्मॉलर प्रॉब्लम से बिगर प्रॉब्लम की डायरेक्शन में आप ट्रैवर्स करोगे और अपना पीस बाय पीस आंसर बनाते हुए चलोगे। अब इस बार हमें पता है, ये चीज़ मैं मिटा दे रहा हूँ। इस बार मुझे क्या पता है कि हर एक इंडेक्स से मुझे 6 लेंथ की जंप अलाउड है। अब आप ज़रा ये सोच के देखिए, जब हमने पिछली वीडियो करी थी तो पिछले में हमने ये 2 भरे थे। क्यों ये 2 भरे थे? क्योंकि हम यहाँ से लूप लगाते थे। अगर हम ये 2 नहीं भरते तो ये क्या करता था? अब आप सोच के देखिए ये क्या करता था। ये इंडेक्स, यहाँ पे एक दिक्कत आती थी, एरे इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन। अगर सिर्फ मैं ये भर के फॉर लूप को, अगर मैं फॉर लूप n-1 से लगा देता और सीधा DPO 5 पे क्या भर देता? DPO 5 पे अगर 2 लेंथ की अगर जंप अलाउड होती तो मैं सीधा अगर ये भर देता था। अगर आपने ये नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है। DPO+2 पे क्या होता था? ये वाला जो पॉइंट होता था, जब मैं 7th के लिए भर रहा हूँ तो ये क्या करता है? DPO पे अगर मैं, देखिए मैं DPO7 के लिए अगर मैं फिल कर रहा हूँ तो ये क्या करता है? DPO8 की उसको ज़रूरत पड़ती प्लस DPO9 की उसको ज़रूरत पड़ती। अब देखिए DPO9 तो वो वाला इंडेक्स है जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, और वो वैलिड ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो इसलिए एरे इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन आता है कि मैं उस वाले इंडेक्स को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, या उसको उसकी वैल्यू सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए एरे इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन एरर आता था हमारे पास, राइट? तो आप सोच के देखिए, अगर आपके पास 6 जंप अलाउड है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आप सोच के देखिए। तो पहले तो आपको ये 6 डब्बे भरने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इन सब के लिए 6 के लिए आपको आंसर पता होना चाहिए। तो आपको क्या 6 के लिए आंसर पता है कि 3 टू 8 जाने कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं, 4 टू 8 जाने के लिए कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं? अगर आपको एरे इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन से बचना है तो आपको यहाँ से लूप लगाना होगा। लेकिन बट उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या भरना होगा? DP ऑफ n-1 का तो मुझे पता है कि 1 होता है। हाँ, और इवन ये भी चलो, एक और हमें पता है कि DP ऑफ n-2 भी 1 होता है। आपको पता है कि ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन
अगर मैं उसको सॉल्व, अगर मैं डी पी ऑफ एन माइनस थ्री सॉल्व नहीं करूँगा, डी पी ऑफ एन माइनस थ्री का मुझे आंसर नहीं पता होगा और मैं यहीं से लूप लगा दूंगा, मान लीजिए अगर मैं यहीं से लूप लगा देता फॉर आई इक्वल टू एन माइनस टू से आई ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि देखिए हर जगह से 6 जंप अलाउड है, तो डी पी ऑफ आई में मैं क्या फिल करता, डी पी ऑफ आई में मैं क्या फिल करता, डी पी ऑफ आई प्लस वन प्लस डी पी ऑफ आई प्लस टू, क्योंकि मेरे को देखो इसका आंसर तो पता ही है एन माइनस थ्री का कितना आंसर है, तो यहाँ से लेके डी पी ऑफ आई प्लस सिक्स। हाँ, तो ये क्या होता है, आई प्लस थ्री पे ही, जैसे ही आई प्लस थ्री आता तो आई प्लस थ्री पे ही क्या देता था, एरे इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन, अगर 6 जंप अलाउड होती, क्योंकि मैंने ये 2 ही फिल करवाया है और 2 फिल करवाने के बाद मैं डी पी ऑफ कौन सा इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि वैलिड ही नहीं है, जो कि लाई ही नहीं करता, तो इसलिए एरे इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन आ जाती। तो अब हम क्या करें, तो आप बोलोगे यार एक काम करते हैं यार, टेबुलेशन में तो हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1, क्योंकि देखो 6 जंप अलाउड है ना, तो 2 + 1 + 3 4, ऐसे तो हम 6 फटाफट बना के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको बोल दूँ अब कि आपको 20 जंप अलाउड है, तो अगर 20 भर के, अब पहले यहाँ पे 20 लाइन भरोगे फिर जाके लूप लगाओगे, तो ये तो गलत हो गया। तो अब हम करें तो करें क्या, अब आप सोच के देखिए, हर जगह से आपको 6 लेंथ की जंप अलाउड है। अब मान लीजिए अब आप कैसे भरेंगे, अब देखिए अब यहाँ पे 7th इंडेक्स में अब आपको 7th इंडेक्स भरना है, तो अब देखिए यहाँ से अगर आप एक लेंथ की जंप लेते हो तो आप 8 पे पहुँच जाओगे, अगर आप 2 लेंथ की जंप लेते हो तो आप आउट ऑफ बाउंड पहुँच जाओगे, तो ये जंप तो आपके पास अलाउड ही नहीं है, ये जंप आप ले ही नहीं सकते, तो अब आप क्या करें, तो आप यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए, आप देखिए 1 लेंथ की आपने जंप ली, 2 लेंथ की जंप ली, और देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आप 3 लेंथ की भी जंप ले लेते, क्योंकि 6 लेंथ तक की मैक्सिमम अलाउड है, तो अगर आप 3 लेंथ की जंप ले लेते तो वो भी एरे इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन आ जाता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे सोच के देखिए कि सबसे पहले तो आपको पता है कि आप फॉर लूप आई इक्वल टू एन माइनस वन से आप भरना स्टार्ट कर रहे हो, सॉरी एन माइनस टू से आप भरना स्टार्ट करो, एन हमारा क्या है 8 है, तो मैं 7 से भरना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एन माइनस वन से मैं भरना स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछली बार हमने पिछले जब 2 लेंथ की जब अलाउड थी तो मैं 6 से भरना स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने क्या करा था, डी पी ऑफ एन में मैंने क्या स्टोर करवा लिया था, डी पी ऑफ एन में 1, डी पी ऑफ एन माइनस वन में मैंने क्या स्टोर करवा लिया था, दैट इज़ 1, तो इसलिए मेरे को एरे इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन बच जाता था। लेकिन जब मान लीजिए 6 7 8 10 कुछ भी जंप अलाउड हो सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डी पी ऑफ, देखिए मुझे ये तो पता ही है डी पी ऑफ एन में तो 1 आने वाला है, तो ये तो मैं 1 फिल कर लूँगा, और मुझे पता है अब मैं एन माइनस वन से फिल करना स्टार्ट करूँगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, तो हर एक इंडेक्स से मान लीजिए मैं ये फिल कर रहा हूँ, हर एक इंडेक्स से मेरे पास कितनी जंप अलाउड है, 1 लेंथ की जंप अलाउड है, 2 लेंथ की जंप अलाउड है, 3 लेंथ की जंप अलाउड है, अलाउड तो मेरे को 4 5 6 की भी है, लेकिन यहाँ से 5 से मैं मैक्सिमम 3 लेंथ की जंप ले सकता हूँ, क्योंकि अगर जैसे ही मैंने 4 लेंथ की जंप ली तो मैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड पहुँच जाऊँगा, तो फिर से इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन आ जाएगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक लूप लगाऊँ फॉर, देखिए हर एक इंडेक्स से, ये तो मुझे पता है, यहाँ पे मैं जे इक्वल टू 1 का एक मैंने लूप लगाया, जंप इक्वल टू 1, ये मुझे पता है, जंप लेस देन इक्वल टू 6, हर एक इंडेक्स से मैं ये तो ले सकता हूँ, लेकिन बट अब मैं डी पी ऑफ आई भरने से पहले मैं ये चेक कर लूँगा कि आई प्लस जे, यानी देखो मैं मान लीजिए मैं 4th इंडेक्स का भर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से देखिए मैंने अगर मान लीजिए मैंने अगर यहाँ से 6 लेंथ की जंप लगा दी तो मैं 10 पे पहुँच जाऊँगा, इवन मैं 5 लेंथ की जंप लगा देता हूँ तो 9th इंडेक्स पे पहुँच जाऊँगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई डी पी ऑफ आई प्लस जे वॉट, कितने की जंप ले रहा हूँ मैं, दैट इज़ आई प्लस 5, अगर मैंने 5 की जंप ले ली वो मस्ट भी लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए ना, तभी जाके मैं डी पी ऑफ आई भरूँ। और मैं कैसे भरूँगा, डी पी ऑफ आई में प्लस इक्वल टू डी पी ऑफ आई प्लस जे, कि मैं कितने की जंप ले रहा हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने 1 लेंथ की जहाँ से जंप ली, तो यहाँ पे कुछ आंसर पड़ा होगा, मैं डी पी ऑफ 4 को भर रहा हूँ, तो डी पी ऑफ 4 भरने के लिए अगर मेरे पास 6 जंप अलाउड है तो मेरे को डी पी ऑफ 5, डी पी ऑफ 6 है ना, प्लस टिल डी पी ऑफ 10 की ज़रूरत पड़ती, पर देखिए 10 और 9 तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये तो मैं कॉल लगा ही नहीं सकता। तो 4 से मैं मैक्सिमम कितनी जंप ले सकता हूँ, 4 से मैं 1 लेंथ की, 2 लेंथ की, 3 लेंथ की, 4 लेंथ की जंप ले सकता हूँ, तो 4 लेंथ की जंप ले सकता हूँ। तो यानी अब आप सोच के देखिए 4 + 1 लेंथ की जंप ली मैंने, अगर 4 + 1 लेंथ की जैसे जंप ली, जे इक्वल टू जब 1 हुआ 4 + 1, क्या ये लेस देन इक्वल टू है ना, यानी 8 से कम है, तो बोलेगा हाँ जी है। तो डी पी ऑफ आई में आप क्या भर दोगे, प्लस इक्वल टू डी पी ऑफ आई प्लस जे, यानी आई प्लस जे, अभी आपका जे क्या था 4 + 1 दैट इज़ 5, जो कि यहाँ पे जो अलाउड था, जो भी यहाँ पे भरा पड़ा था, तो आप वो भर दोगे। फिर देखिए जे इक्वल टू 2 हुआ,
क्या जे टू लेस देन इक्वल टू 6 है? तो बोलेगा हाँ जी है। तो क्या बट लेकिन 4+2, अभी मैंने ये भरा नहीं है, अभी मैं भर के दिखा दूँ, बस आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। 4+2 हाँ इज लेस देन इक्वल टू क्या n है? यानी देखिए ना 4+2 6 इज लेस देन इक्वल टू 8 है? तो बोलेगा हाँ जी है। तो डीपी ऑफ आई में अभी मैं क्या भर चुका था? देखिए मान लीजिए डीपी ऑफ आई में अभी मान लीजिए 5 की पहले वाले आइटरेशन से x भर चुका था, इधर x पड़ा होता तो मैं x भर चुका होता, इधर y है तो मैं इधर x+y कर दूंगा ना, यहाँ पे देखिए x+y कर दूंगा। तो आपको मे बी ये लूप समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए 20 की जंप ले पाते हर एक लेवल से, तो आप क्या करते? क्या 20 का आंसर बना के पहले फिल करते, फिर जाके आप फॉर लूप लगाते? क्या 20 पीछे 21 से 0 तक आप लूप लगाते? क्या ये तो गलत हो जाता। ये तो हमें तो आंसर भी नहीं पता है, तो हम क्या आंसर बनाते रहते क्या? है ना, तो हमें तो आंसर तो पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बस ये कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे भरें। तो अब आप देखिए अब आप कैसे भरेंगे। अगर आपने ढंग से नहीं सुना है तो बिल्कुल 1x पे करके आप ढंग से सुने, कि ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे कहाँ पे? वेरिएबल नंबर ऑफ जंप्स जब अलाउड होगा हर एक इंडेक्स से, तो वैसे अलाउड करेंगे, वो उसमें यूज़ करेंगे। तो अभी मैं एक बार फिर से एरे साफ साफ बना दूँ, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने ये बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, 0 1 2। अब आप ड्राई रन देखिए ज़रा, सब -1 से फिल है, आपको पता है सब -1 से फिल है। तो मुझे पता है डीपी ऑफ 8 में 1 भर दूंगा, क्यों? डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन जाने का एक तरीका। अब मुझे पता है मैं 7 पे हूँ, 7 पे हूँ, 7 से अगर मैं 1 की जंप लेता हूँ तो मैं 8 पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है 8, और देखिए 7 से 1 की जंप लेता हूँ तो 8 पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन मेरे को, मैं यहाँ से 2 लेंथ की भी जंप अलाउड है, पर मैं ये वाली जंप लूँगा नहीं। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि मैं एरे बाउंड ऑफ इंडेक्स पे पहुँच जाऊँगा, राइट। तो अगर दो जंप मैं नहीं ले सकता, तो अब मैं 7 से 1 लेंथ की जंप लेता हूँ, 7 से 1 लेंथ की जंप लेके 8 पे पहुँच जाता हूँ। 8 से 8 जाने का एक तरीका, तो 7 से 8 जाने का कितने तरीके हुए? एक, राइट। तो मैं ये इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा एक। अब अभी आगे देखेंगे तो और समझ में आएगा। अब मैं 6th लेंथ पे हूँ, 6 से मैं अगर मैं 1 की जंप लेता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? 7 पे। अगर मैं 2 की जंप लेता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? 8th इंडेक्स पे। क्या मैं यहाँ से 3 की जंप लेना चाहूँगा? मैं यहाँ की 3 लेंथ की जंप नहीं लेना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि मैं आउट ऑफ बाउंड ऑफ इंडेक्स पहुँच जाऊँगा। 6 से अगर मैंने 1 लेंथ की जंप ली तो मैं 7 पे पहुँच गया। 7 से 8 जाने का कितने तरीके? एक। क्योंकि देखिए हमारा इंडेक्स क्या बताता है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे मैं क्या स्टोर कर रहा होता हूँ? 2 से 8 जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज है। तो सिमिलरली 6 से मैं अगर 1 लेंथ की जंप लेके मैं जाता हूँ, हाँ 7 पे, तो 7 से 8 जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज है? 1। 6 से अगर मैं 2 लेंथ की जंप लेके जाता हूँ तो मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा? 8 पे। तो 8 से 8 जाने कितने तरीका? 1। तो इन दोनों का तरीका ऐड हो जाएगा ना, 1 + 1 दैट इज़ 2। ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं फिर से। अब आप ज़रा यहाँ पे फोकस फरमाइएगा। अब आप यहाँ पे फोकस फरमाइए। 5 से आप अगर आप 1 लेंथ की जंप लेते हो तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? 6 पे। अगर आप 2 लेंथ की जंप लेते हो तो आप पहुँच जाओगे 7 पे। अगर आप 3 लेंथ की जंप लेते हो तो आप पहुँच जाओगे 8 पे। पर आप क्या 5 से 4 लेंथ की जंप लेना चाहोगे? नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड से बचना है। तो अब आप क्या करोगे? अगर आप 5 से 1 लेंथ की जंप लेते हो तो आप 6 पे पहुँच जाओगे। 6 से 8 जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं? 2। क्योंकि यहाँ पे क्या स्टोर हो रखा है? 6 से 8 जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज है। ठीक है, राइट। अब आप देखिए, अब 5 से 2 लेंथ की जंप लेते तो आप पहुँच जाते 7 पे, क्योंकि और 7 से 8 जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं? 1। और 3 लेंथ की जंप लेते तो आप कहाँ पे पहुँच जाते? 8th पे। तो 8 से 8 जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं? 1। कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज है? 1। तो इन सबका सम दैट इज बन जाएगा किस क्या? 4। एक इसका आंसर बन जाएगा 5 से 8 जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज है। मे भी आपको अभी समझ में आ रहा होगा कैसे फिल हो रहा है अब आपका बॉक्स। हाँ, अब आगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब आपको आगे 4 से अगर आप 1 लेंथ की जंप लेते हैं तो आप पहुंच जाओगे कहाँ पे? 5 पे। हाँ, और 4 से 5 जाने के, 4 से 1 लेंथ की आपने जंप ली तो आप पहुंच गए 5 पे। 5 से 8 जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं? 4। तो आपने क्या करा? 4 ऐड कर लिया। प्लस अगर आप 2 लेंथ की जंप लेते तो आप पहुंच जाते 6 पे। तो आपने अब 6 से 8 जाने कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं? 2। तो आपने 2 प्लस और कर लिया, प्लस 2 और कर लिया। अब आपने मान लीजिए 3 लेंथ की जंप ली, 3 लेंथ की जंप ली तो आप पहुंच गए 7 पे। 7 से 8 जाने की कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज है? 1। तो आपने 1 और ऐड कर लिया। अब आपने ली 4 लेंथ की जंप, 4 से आप 4 लेंथ की जंप भी ले सकते हो।
तो आप पहुँच गए कहाँ पे, बताइए कहाँ पे पहुँच गए, आप पहुँच गए 8 पे। 8 से 8 जाने का कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज है, 1 दैट। अब लेकिन आपको अलाउड तो 4 से ये वाला भी अलाउड है, 5 लेंथ की जंप लेना भी अलाउड है, बट आप क्या 5 लेंथ की जंप लेना चाहोगे, आप बोलोगे नहीं मैं 5 लेंथ की जंप नहीं लूँगा, तो वो आपका केस कैसे हैंडल हो रहा है। अब देखिए ना, तो आप जे से अगर आप देखिए, जे से आपको 1 2 3 4 5 6 लेंथ की 6 लेंथ की जंप तो लेनी है हर एक लेवल से। तो आप फॉर लूप जे इक्वल टू 1 जे लेस देन इक्वल टू 6 तक तो आपने चलाया था, तो अब आप डी पी ऑफ 4 भर रहे, तो मैंने आपको बताया था ना आप कैसे हैंडल करते हैं, आई प्लस जे मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए, यानी 4 + 5 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4 + 5 दैट इज 9, क्या लेस देन इक्वल टू 8 है, तो बोलेगा नहीं है, तो मैं डी पी ऑफ आई भरूंगा ही नहीं, बस इतना ही भर पाऊंगा, इतना ही ऐड करवाऊंगा बस, अब मैं डी पी ऑफ आई भरूंगा ही नहीं। मे भी अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपके यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, 4 + 6 + 7 + 8, अब आपके डी पी ऑफ 4 पे क्या स्टोर हो जाएगा, 6 7 8, राइट, तो आपने अब भर दिया 8। अब सिमिलरली लास्ट बॉक्स दिखाता हूँ आपको, 3 से आपको एक लेंथ की जंप अलाउड है, अगर आप एक लेंथ की जंप लेके अगर आप 4 पे पहुँच गए तो 4 से 8 जाने के कितने यूनिक नंबर हुए सब, 8। फिर आपको 2 लेंथ की जंप अलाउड है, अगर आपको 2 लेंथ की जंप अलाउड है तो आप 5 से 2 लेंथ की जंप लेके आप 5 पे पहुँच गए, 3 से आपने 2 लेंथ की जंप ली तो आप 5 पे पहुँच गए, 5 से 8 जाने के कितने यूनिक नंबर हुए, 4। तो आप यहाँ से 3 से, लेकिन आप 3 से आप 3 लेंथ की भी जंप ले सकते हो, 3 से आप 4 लेंथ की भी जंप ले सकते हो, क्यों, 3 से आप 5 लेंथ की भी जंप ले सकते हो, बट क्या आप 3 से आप 6 लेंथ की जंप लेना प्रीफर करोगे, नहीं प्रीफर करोगे, वरना आप क्योंकि 9th इंडेक्स पे पहुंच जाओगे। तो आपका सम क्या बन रहा है, 8 + 4 12 2 14 15 16, आपका 8 4 12 2 14 15 16, देखिए 16 आपका आंसर बन गया यहाँ पे। अब देखिए, अब लेकिन 2 से आप 6 लेंथ की भी जंप ले सकते हो, क्यों, क्योंकि 2 + 6 लेस देन इक्वल टू 8 है क्या, 8 लेस देन इक्वल टू 8 है क्या, हाँ बोलेगा हाँ, तो आप यहाँ से 6 लेंथ की जंप ले सकते हो। 7वीं लेंथ की जंप लोगे, क्यों, क्योंकि 7वीं लेंथ की तो जंप अलाउड ही नहीं है, आप 7 लेंथ की तो जंप ही नहीं ले सकते, प्रॉब्लम ही 1 to 6 लेंथ तक की जंप का है, राइट। तो अब यहाँ पे किसका सम हो जाएगा, देखिए 16 + 8 24 24 + 4 8 28 30 31 32, यहाँ पे 32 भर गया, ठीक है। अब 32 + 16 दैट इज देखिए 48। अब देखिए ये वाला एक बार मैं 1 वाला भी फिल करके दिखाता हूँ, एक बारी मैं 1 वाला फिल करके दिखाता हूँ लास्ट, ताकि आपको और समझ में आए। लास्ट 1 वाला और फिल कर देते हैं हम लोग। अगर आप 1 से अगर आपने एक लेंथ की जंप ली तो आप कहाँ पे पहुँच गए, 32 पे। अब देखिए सॉरी 2 पे पहुँच गए, 2 से 8 जाने कितने यूनिक नंबर हुए, 32, हमने 32 ऐड कर लिया, ठीक है। अब आपने 1 से अगर आपने 2 लेंथ की जंप ली, ठीक है, तो आपने कितने, आप 3 पे पहुँच गए, 3 से 8 जाने कितने यूनिक नंबर हुए, 16, आपने 16 ऐड कर लिया। अब आपने 3 लेंथ की जंप ली, तो आप 1 से 3 लेंथ की जंप लेके 4 पे पहुंच गए, 4 से 8 जाने कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज, 8, तो आपने 8 ऐड कर लिया। अब आप 1 से अब अगर आप जंप लेते हो कितने की, 4 लेंथ की, 4 लेंथ की, तो आप पहुंच गए 5 पे सीधा। 5 से 8 जाने कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज, दैट इज 4, आपने 4 ऐड कर लिया। अगर आप 1 से अगर आप जंप लेते हो कितने लेंथ की, 5 लेंथ की, तो आप पहुंच गए 6 पे, तो 6 पे पहुंच गए, 6 से 8 जाने कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज, दैट इज 2। और 1 से अगर आप 6 लेंथ की जंप लेते हो तो आप पहुंच गए 7 पे, ठीक है, 7 पहुंच गए। 7 से 8 जाने कितने यूनिक नंबर हुए, दैट इज़ 1। हाँ, अब आप क्या 1 से 7 लेंथ की जंप लोगे, 7 लेंथ की आप जंप इसलिए नहीं लोगे क्योंकि 7 लेंथ की जंप अलाउड ही नहीं है, आप मैक्सिमम 1 लेंथ की, 2 लेंथ की, 3 लेंथ की, 4 लेंथ की, 5 लेंथ की, 6 लेंथ की जंप ले सकते थे, राइट। 7 लेंथ की तो जंप ही अलाउड नहीं है आपके पास, आपके पास 7 लेंथ की जंप ही अलाउड नहीं है। अगर आपके पास 7 लेंथ की जंप ही अलाउड नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आप 8 पे तो पहुंच ही नहीं सकते, तो बस आपको बस ये 6 ऐड करने पड़ेंगे, बस ये 6 ऐड। अब देखिए 32 + 16 दैट इज 48, 48 + 8 56, 60 62 63। अब जीरो के लिए करने के लिए आगे के 6 ऐड करने पड़ेंगे, दैट इज 63 + 32 95, 95 + 16 दैट इज 111, 111 + 8 119, 123, 123 + 2 दैट इज 125। अब देख, अगर मान लीजिए अगर आपके पास 6 लेंथ की जंप अलाउड होती ना तो 0 to 8 पहुंचने के 125 यूनिक तरीके होते। तो मैं बस आपको क्या दिखाना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए अगर आपको 6 लेंथ की जंप अलाउड है, अगर एरे ऑफ इंडेक्स से बाउंड, अगर एरे इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन से बचना है, या तो पहले आप 6 ये भर दीजिए 3 से, फिर लूप यहाँ से चलाइए, जो कि आपको आप ये भर भी नहीं सकते क्योंकि आपको आंसर पता ही नहीं कि आप कैलकुलेट भरते फिरोगे।
अब मान लीजिए आप अगर मैं आपको बोल देता 20 लेंथ की जंप अलाउड है, हाँ, और 20 लेंथ की जंप अलाउड है, अब भी पहले तो आप क्या करते 20 लेंथ तक का भरते और फिर पीछे से उसके पीछे से लूप चलाते। आपको क्या 20 लेंथ तक की जंप का आंसर पता है? नहीं पता ना, तो आप क्या सॉल्व करते फिरते? इतना टाइम होता है क्या कोडिंग राउंड में कि सॉल्व करते फिरोगे और फिर आप 20 लाइन लिखोगे? तो नहीं ना। तो अब ये वाला कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं इसी क्वेश्चन में, देखते हैं कि जो हमने सीखा क्या ये टेबुलेशन में वर्क करेगा। तो इसको हटा देते हैं। देखिए ये तो भरा हुआ है, ये एन इसको मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, डी पी ऑफ एन, एन में सबसे पहले क्या भरना है, डी पी ऑफ एन में मैं सबसे पहले 1 भर दूंगा, राइट। तो जैसे ही मैंने डी पी ऑफ एन में 1 भर दिया, तो मैं क्या करूँगा, लूप लगाना कहाँ से स्टार्ट करूँगा, आई इक्वल टू n-1। आपको पता आई, क्योंकि हमारी सबसे छोटी प्रॉब्लम किधर है, डी पी ऑफ एन पे, आई माइनस माइनस मैंने कर दिया। और जब आई माइनस माइनस कर दिया तो फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू, आपको देखिए इस प्रॉब्लम पर्टिकुलरली 2 लेंथ तक की जंप अलाउड है, राइट। और आप कर दोगे जे प्लस प्लस, वो तो मैंने 6 लेंथ की आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है। अब आप करोगे क्या, अब आप क्या करोगे, आई प्लस जे मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए, और डी पी ऑफ आई पे आप क्या भर दोगे, प्लस इक्वल टू डी पी ऑफ आई प्लस जे, राइट। और आप यहाँ से क्या रिटर्न कर दोगे, आप रिटर्न कर दोगे डी पी ऑफ जीरो, डी पी ऑफ जीरो में आपको फाइनल आंसर है। तो आप एक बार इसको देखिए, तो आप अपने इस कोड को रन करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपका कोड गलत रन होगा, आपका आंसर गलत आएगा। तो आप इसको रन करके देखिए, तो आप बोलोगे यार कंसेप्ट तो ठीक लग रहा था, अब यहाँ पे गलत आंसर क्यों आ रहा है। तो अब हम इसको एक हल्का सा एनालाइज करते हैं। जैसे ही आप हल्का से इसको एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलत क्यों आ रहा है। तो मैंने कॉपी कर लिया कोड को, अपने कोड को कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर ले रहा हूँ। और सिर्फ हम एनालाइज करते हैं एन इक्वल टू 4 के लिए। एन इक्वल टू 4 मतलब यानी आपको 0 to 4 जाना है। तो सबसे पहले 5 लेंथ का एरे बन जाएगा, आपको पता ही है। तो मैं 5 लेंथ का एरे बना लेता हूँ, 1 2 3 4। और आपको पता है आपने क्या कर रखा है, सबको -1 से इनिशियलाइज करवा रखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करा, डी पी ऑफ एन में, यानी यहाँ पे तो यहाँ पे आपने 0 भरा, ओ सॉरी 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। आपको पता है क्या पता है कि यानी डी पी ऑफ 4 में तो आपने 1 स्टोर करवा लिया। अब आप लूप लगाओगे यहाँ से, तो आप आई इक्वल टू आपका क्या हो गया, n-1 दैट इज़ 3, ठीक है। अब जे इक्वल टू क्या हो गया 1, उसने चेक किया क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, बोलेगा हाँ जी बिल्कुल है। तो अब आप क्या चेक करोगे, क्या आई प्लस जे लेस देन इक्वल टू 4 है, एन है यानी 3 + 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 है, तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल है। तो आप घुस गए कहाँ पे, आपने क्या किया, डी पी ऑफ, आपने ये कोड क्या लिखा, डी पी ऑफ आई इक्वल टू, सॉरी प्लस इक्वल टू डी पी ऑफ आई प्लस जे। अब इस डी पी ऑफ आई प्लस इक्वल टू डी पी ऑफ आई जे का मतलब पता है क्या होता है, डी पी ऑफ आई इज इक्वल टू डी पी ऑफ आई प्लस डी पी ऑफ आई प्लस जे। इसका मतलब ये होता है प्लस इक्वल टू डी पी ऑफ आई प्लस जे। अब आपके डी पी ऑफ आई में क्या पड़ा है, -1, और डी पी ऑफ आई प्लस जे में क्या पड़ा है, दैट इज़ 1। अब इस -1 के चक्कर में आपका आंसर होगा गलत, दैट इज़ 0। अब यहाँ पे आपका आ चुका है 0। फिर जब अगली बार आई इक्वल टू जब 2 होगा, जब जे इक्वल टू 2 होगा, तो वो चेक करेगा क्या, आई प्लस जे लेस देन आई प्लस जे, यानी 3 + 2, जे इक्वल टू 2 हुआ तो आई प्लस जे दैट इज़ 3 + 2 दैट इज़ 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो उसमें घुसेगा नहीं। तो घुसेगा नहीं तो ये अब आई डी पी ऑफ आई अपडेट होगा नहीं। बट डी पी ऑफ आई में क्या गलत आंसर फिल हो चुका है, क्यों गलत आंसर फिल हो चुका है, क्योंकि आपने डी पी ऑफ आई पे जो पढ़ा था उसकी वैल्यू को यूज़ किया है, दैट इज़ -1। तो अब इसको कैसे सुधारें। अब आप एक बात सोच के देखिए कि अगर इस -1 की जगह अगर आपका 0 पड़ा होता तब आपका आंसर सही आता है। कैसे सही आता, तब आप क्या करते, आप इसकी जगह क्या करते, 0 + 1 करते, तो दैट इज़ 1। तो अब आपका आंसर ठीक आता है, डी पी ऑफ आई में 1 फिल होता। तो अब आपको समझ में आया कि ये -1 के चक्कर में आपका आंसर कैसे गलत हो चुका है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आपका कोड चेंज होता है। पिछले कोड में गलत आंसर क्यों नहीं हो रहा था, पिछले कोड में आप ये यूज़ कर रहे थे डी पी ऑफ आई में, डी आपके जो जो आप सॉल्व कर चुके होते थे उसका यूज़ कर रहे होते थे,
dp(i+2) बस उतने का यूज़ कर रहे होते जब 2 लेंथ का जो हमने टेबुलेशन का कोड देखा था पिछली लास्ट टू लास्ट वीडियो में, तो उसमें आप ये कर रहे होते थे। इट मीन्स ये आप सीधा dp(i) को मैनिपुलेट कर रहे हो। इस बार क्या कर रहे हो आप dp(i) प्लस इक्वल टू dp(i प्लस j कर रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि आपका आंसर dp(i) में जो पड़ा है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। पिछली बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, पिछली बार क्या हो रहा था, जो 2 आप सॉल्व कर चुके हो उन्हीं दो को आप ऐड करते थे, क्योंकि हम पीछे से लूप चला रहे थे। तो इस बार इसलिए सही आंसर आया था, लेकिन इस बार क्यों गलत आंसर आ रहा है, क्योंकि dp(i) पार्टिसिपेट कर रहा है और dp(i) पे -1 पड़ा है, तो इसलिए आपका गलत आंसर आ रहा है। तो जैसे ही अगर आप इसको अगर आप 0 से इनिशियलाइज करवा दोगे, तो आप इसको रन करके देखो, तो अब आपका आंसर ठीक आएगा। और आप सबमिट करके देखो, ये सबमिट भी होगा। जावा में बाय डिफ़ॉल्ट एरे की वैल्यू क्या होती है, 0 से इनिशियलाइज होती है, तो हमें जावा में ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप इसको भी सबमिट करके देखो, और एक बार रन कर लेते हैं। अब इसको रन करके देखिए, तो ये रन भी हुआ, और इसको सबमिट करके देखिए तो ये भी सबमिट होगा, क्योंकि जावा में बाय डिफ़ॉल्ट एरे में वैल्यू 0 फिल होती है। सीपीपी में गार्बेज वैल्यू फिल होती है, तो आपको सीपीपी में 0 से इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया कि ये छोटी सी लाइन सी चेंज से आपका आंसर गलत आ रहा था इस बार। तो ये हल्का, अगर आप कोड में हल्का छोटा मोटा चेंज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किससे वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं, किस चीज़ से। अगर आपका ओवरराइड हो रहा है, अगर डायरेक्ट जैसे पिछले वाले कोड में dp(i) इक्वल टू dp(i+1) प्लस dp(i+2) कर रहे थे, तो वो ओवरराइड हो रहा था, तब हमारा dp(i) पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही अगर हमारा dp(i) पार्टिसिपेट करने लग गया, तो उसमें तो -1 ऐड हो गया, जो कि हमें -1 करना नहीं था, तो उसकी जगह तो 0 फिल होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, राइट। पर मेन मोटिव क्या था इस क्वेश्चन को समझाने का, कि अगर आपको मान लीजिए 6 लेंथ की जंप अलाउड हो जाती, 10 लेंथ की जंप अलाउड हो जाती, तो क्या आप रिकर्जन में 10 कॉल कर रहे होते, और क्या इधर 10 आंसर बना के आप इधर पहले फिल कर रहे होते, फिर आप लूप लगा रहे होते? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको हम ऐसे डील करते, इस तरीके से डील करते, राइट। तो और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। जब आप इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे, तो आपके नैन चक्षु सब कुछ खुल जाएंगे कि ओ, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से भी डील होता है क्या, ऐसे डील होता है। और अगर हम इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो आप बोलोगे, देखिए जरा जाके, आप बोलोगे यार यहाँ पे 2 लूप लग रखे हैं, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ n² हो गया भैया इस बार। तो नहीं, इस बार ऑर्डर ऑफ n² क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये वाला लूप जो है, ये वाला n टाइम्स रन कर रहा है, लेकिन ये वाला लूप तो 2 बार ही रन कर रहा है। मान लीजिए जो फर्स्ट लूप है, फर्स्ट लूप रन हुआ, उसके लिए अंदर वाला 2 बार रन हुआ, फिर सेकंड लूप रन हुआ, फिर उसके लिए जो अंदर वाला लूप है 2 बार रन हुआ, टिल n तक। n वाला जो लूप है फिर से 2 बार रन हुआ, तो ये 2 + 2 + 2 कितनी बार ऐड हो रहा है, लूप कितनी बार रन हुआ, 2n बार रन हुआ ना। आप सोच के देखिए 2n बार, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 2n, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। इसको हम ऑर्डर ऑफ n ही बोलते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दैट इज़ ऑर्डर ऑफ n + 1, यानी जो आपने डीपी एरे यूज़ किया है, ये भी ऑर्डर ऑफ n के बराबर है। तो ठीक है, तो अगली वीडियो हम देखेंगे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। इस वीडियो में हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, और आप लेंथ पे ना जाएं, और आप कंसेप्ट सीखने पे जाएं, और आपको लैंग्वेज भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रलय सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, ना कि अभी लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट आ गया, तो आप सीपीपी में भी कोड लिख सकते हैं, और आप जावा में भी कोड लिख सकते हैं, और पाइथन में भी कोड लिख सकते हैं। तो मेनली फोकस हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रलय सीरीज़ में कंसेप्ट पे है, कि हम क्या क्या गड़बड़ करते हैं, और उसको हम कैसे कैसे सुधारेंगे लाइन बाय लाइन, राइट। और हमारा ड्राई रन कैसे होता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला, जैसे कि लाइक हमने मेमोराइजेशन में सीखा कि कैसे ड्राई रन करेंगे, फॉर लूप में कैसे ड्राई रन हो रहा होगा, और फिर हमने यहाँ पे भी देखा टैबुलेशन में कि कैसे हम डील करेंगे अगर 6 लेंथ की जंप होती। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये सीखने का ज़रूर मौका मिले। और अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, लाइक जिसमें अगर हमें 6 लेंथ तक की जंप अलाउड होती। ठीक है, तो हम वो देखेंगे। और अब हम इसको एंड करते हैं। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।